कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी में लिया गया उसका फैसला, और कभी कभी यही फैसला उसके जिंदगी के लिए सबसे भयानक सजा बन जाती है। ये कहानी है ऋषभ की, जो शांति और सुकून की तलाश में अपने परिवार के साथ गांव चला आया है। पर उसे क्या पता कि अम्बरू नाम का एक ब्रोकर उसे धोखे से एक शापित घर बेच चुका है, और उस घर में जाने के बाद परिवार को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी शुरू होती है पुणे से। ऋषभ नाम का एक व्यक्ति है, उसका एक खुशहाल परिवार है। परिवार में है आदित्य, उसका 10 साल का एक बेटा, और उसकी पत्नी नेहा, साथ में उसकी माँ भी है जिसका नाम है माया। सभी लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं, बस इनका मन भर गया था शहर के शोर शराबे भीड़ भाड़ से। इनको अब चाहिए था एक शांत जगह, शहर से बहुत दूर। कुछ दिनों के बाद ऋषभ की मुलाकात एक अम्बरू नाम के ब्रोकर से होती है। ऋषभ उसे बताता है कि मुझे एक घर चाहिए जो शहर से बहुत दूर हो, एकांत और शांत जगह। अम्बरू हंस पड़ता है और बोलता है, बिल्कुल साहब, मेरे पास एक ऐसा ही घर है जैसा आपको चाहिए था, रत्नागिरी के पास। बड़ा सा घर है, बड़ा सा आंगन में एक नीम का पेड़ है, बिल्कुल वैसा जैसा आपने बताया। चाहिए तो ये फोटो रखिए, देखिए अपने साथ लेकर आया हूँ। ऋषभ ने घर का फोटो देखा, उसे अच्छा लगा। घर का फोटो परिवार में सबको दिखाया, सभी को घर बहुत पसंद आया। ऋषभ ने बिना सोचे समझे वो घर लेने का फैसला कर लिया। अम्बरू ने जो घर बेचा था और ऋषभ ने जो घर खरीदा था, एक्चुअली वो घर शापित। इसके बारे में ऋषभ को कुछ नहीं पता, और अम्बरू ने भी ऋषभ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसका यही काम ही था, अनलीगल प्रॉपर्टी किसी भी भोले भाले इंसान को बेच देता था। ऋषभ जब अपने परिवार के साथ रत्नागिरी घर पहुंचा, नेहा घर देखते ही बोली, ऋषभ, घर कितना सुंदर है ना, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। आदित्य भी बोला, हाँ पापा, घर कितना बड़ा है, खेलने के लिए यहाँ कितना सारा जगह है, मैं तो यहाँ दौड़ दौड़ खेलूंगा। माया दादी भी बोली, हाँ बेटा, बहुत अच्छा जगह है, अब मैं यहाँ चैन से मर सकती हूँ। ऋषभ बोला, कैसी बातें करती हैं माँ, मैं यहाँ चैन से मरने के लिए नहीं लाया हूँ आपको, सुकून से जीने के लिए लाया हूँ, और यही तो चाहिए था हमें। शुरुआत में सब सुंदर लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आदित्य दौड़ दौड़ के खेलता था, दादी माया नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कीर्तन करती थी। नेहा सुबह सुबह उठकर मस्त चाय पीती थी। ऋषभ को भी बहुत सुकून से सोने का मौका मिलता था, पर ये चैन, ये सुकून बस कुछ ही दिनों के लिए था। चौथे पांचवें दिन से अजीब होने लगा। नेहा किचन में जब चाय बना रही थी तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसने पीछे पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं। उसी दिन आदित्य रात को चीख पड़ा, पापा पापा, वहां खिड़की पर कोई था, मुझे देख रहा था। ऋषभ ने समझाया, देखो बेटा, डरो मत, ये तुम्हारा वहम होगा। अभी हम यहाँ नए नए आए हैं ना, देख रहे हो ना यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे हैं। उसके हिलने डुलने से तुम्हें वहम हो गया होगा। रात आधी हो चुकी थी। आधी रात को ऋषभ ने भी महसूस किया कि छत पर कोई बहुत तेजी से धम धम करके दौड़ रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगा। अलमारी अपने आप खुल जाती, बर्तन अपने आप गिरने लगते, आंगन में नंगे पैरों के गीले निशान मिलते थे, ऐसे निशान जो बहुत विचित्र थे। और फिर एक दिन दादी माया ने भी देखा, नीम के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी आंखों की जलन दूर से ही महसूस हो रही थी। दादी माया वहां जाकर देखी तो वहां कुछ नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। बस वहां पायल की छन छन की आवाज सुनाई दे रही, पर दिख कोई नहीं रहा था। 8वें दिन की बात है। उस रात आसमान पर काले बादल छाए थे, बिजली लगातार चमक रही थी, बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। सबसे ज्यादा आदित्य डरा हुआ था।
वो डर के मारे अकेला सोना छोड़ दिया था। वो अब अपने मम्मी पापा के साथ सोने लगा। बोलता था, पापा वो आंटी फिर से आई थी और बोल रही थी कि यह घर तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बहुत डरावनी थी पापा। तभी अचानक मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुलता है। ऋषभ उठकर देखा, खिड़कियां भी अपने आप खुल रही थी, बंद हो रही थी, जबकि बाहर हवा भी नहीं था। तभी आदित्य जोर से चिल्लाया, मम्मी वो आंटी खिड़की के बाहर खड़ी है। और सचमुच वो औरत वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और आंखें लाल अंगारों जैसी। उसकी नजरें जैसे परिवार को चीर रही थी। बिजली तड़कने लगी थी, घर के लाइट चमचमाने लगे थे और फिर अचानक बुझ गए। घर पूरा अंधेरे में डूब गए और चारों तरफ सिर्फ चीखें, दौड़ने की धम-धम की आवाज और किसी के गाने का भयानक धूम। पूरी रात डर के साए में गुजरी। फिर सुबह हुआ। ऋषभ सोचा अब उस अम्बरू से मिलना होगा, लगता है उसने मुझे धोखा दिया है। ऋषभ गांव में पहुंचा। गांव के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी और अम्बरू के बारे में कोई नहीं बता रहा। पर धीरे धीरे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आए ऋषभ के पास और बोले, अरे अम्बरू वो बहुत धोखाधड़ी वाला इंसान है, वो भरोसे के लायक नहीं है। वो हमेशा अनलीगल जगह, अनलीगल प्रॉपर्टी भोले भाले लोगों को बेच देता है। उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम्हें जो घर उसने बेचा है वो घर शापित है। हम गांव वाले उस घर के आसपास जाने से भी डरते हैं और तुम उस घर में रहने आ गए। जितना जल्दी हो सके वो घर खाली कर तुम वापस पुणे चले जाए। इतना सुनते ही ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसका दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। ऋषभ जल्दी जल्दी वहां से निकला और घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। घर पर पहुंचते ही अपने परिवार से बोला, सब लोग अपना सामान पैक कर लो, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। पहले से ही पूरा परिवार डरा हुआ था। वो लोग बस मुंडी हिलाए और बोले, हाँ ठीक है। सामान पैक करते करते आधी रात हो गई। माया दादी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैरों के पास गीली मिट्टी थी, जैसे उसे किसी ने खींचकर गिराया हो। ऋषभ और नेहा दौड़ के उसके पास गए। माया दादी कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसका गला जोर से दबा दिया। मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उनकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गई थी और उन्होंने दिल दहलाने वाली एक जोर से चीख मारी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। माया दादी की सांसें हमेशा के लिए थम गई। ऋषभ अपनी माँ को गोद में लिया था। नेहा और आदित्य जोर जोर से डर के मारे चिल्ला चिल्ला कर रो रहे। ऋषभ अपनी माँ को बचा नहीं सका, एकदम से टूट सा गया था। सुबह होने से पहले ही गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। ऋषभ की माँ के शव को बाहर निकाले। ऋषभ नेहा और आदित्य को पानी पिलाया और बोले, तुम्हें वापस उस घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही पुणे वापस चले जाओ, नहीं तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचे। ऋषभ, नेहा और आदित्य ये तीनों जिंदा तो थे पर इनके अंदर जान नहीं थी। वह अपना सारा सामान, कपड़ा लत्ता, पैसा गहना जो भी उनके पास था सब छोड़कर चले गए। वापस घर के अंदर देखने की हिम्मत नहीं हुई। गांव वालों से जो बन सका वो छोटा मोटा मदद किए और उन्हें वहां से बाहर निकाला। अम्बरू अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, ये घर शापित है, फिर भी अपने फायदे के लिए ऋषभ का फायदा उठाया। अम्बरू ने ऋषभ की शांति की चाह को उसकी सबसे बड़ी गलती में बदल दी। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात में उस घर से औरत की हंसने की आवाज, पायल की छन छन सुनाई देती, गीत की भयानक धुन गांव तक पहुंच जाती है। ऋषभ, नेहा और आदित्य सालों तक इस हादसे को भूल नहीं पाए। आज भी जब वो रात को सोते हैं तो सपने में पायल की छन छन और भयानक हंसी सुनाई देती है। अब बस फर्क इतना है कि अब डर के साथ नहीं, पछतावे के साथ सुनते हैं। जिस शांति और सुकून की तलाश में वह गए थे वो उन्हें मिला नहीं। उनकी जिंदगी और मुश्किल भयावह हो गई।
कभी कभी सुकून की तलाश में अंधेरे में सौदा मत करो। हर सुंदर घर सुरक्षित नहीं हो और हर मुस्कुराता ब्रोकर ईमानदार नहीं हो। आप कहीं भी जगह या जमीन या फिर घर लेने की जब सोचें तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लें और पता करें उसके बारे में, और पता करें बुजुर्गों से भी, क्योंकि कभी कभी गांव के बुजुर्ग वो जानते हैं जो कागज पर आपको कहीं नहीं मिले। तो ये कहानी यही खत्म होती है। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि अमरू जैसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और हाँ, कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।